दोस्तों, आज हम शॉप का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। शॉप का मैनेजमेंट, शॉप क्या होता है, कितने स्टेजेज होते हैं, वो हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो जैसा कि शॉप हमारे जैसे पीडिया में क्या होता है कि न्यूनेट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। तो न्यूनेट में शॉप का मैनेजमेंट अलग होता है, चिल्ड्रन में अलग होता है। चिल्ड्रन और एडल्ट में नियरली सिमिलर होता है। तो हम यहाँ पे शॉप का मैनेजमेंट न्यूनेट, चिल्ड्रन और एडल्ट, यानी तुम्हारा पीडिया भी कवर होगा और मेडिसिन भी कवर होगा। तो होता क्या है, कोई भी बच्चा शॉप के लिए, जैसे मैंने बताया है डिफिनीशन क्या था कि अगर न्यूनेट है तो उसमें सीएफटी देखते हैं, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, सीआरटी बोलते हैं, या सीएफटी कैपिलरी फिलिंग टाइम। वो 3 or more than 3 सेकेंड है। या उसका ब्लड प्रेशर, अगर चिल्ड्रन है तो 1 साल पे, जैसा कि हम बीपी मानते हैं 70/50 1 साल पे। उसके बाद 70 प्लस एज इंटू 2A, और डायस्टोलिक के लिए 1A। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है, तो जैसा कि हम 1 ईयर पे मान चुके हैं 70/50, ठीक है, 2A प्लस 1A, ये मिनिमम बीपी होना चाहिए, इतना मिनिमम ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो अगर 10 दुनाई 20, 70 20 90, ठीक है, यहाँ 10 60। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 10 साल का बच्चा है 90/60 से कम है तो ये डिफाइन करता है हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन। हालांकि शॉक के सेकेंड स्टेज में हाइपोटेंशन होता है, जैसा मैंने बताया है। शॉक में तीन फेज में, रिवर्सिबल, कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड, या उसी को इरिवर्सिबल शॉक बोलते हैं। ठीक है, 3 स्टेज है उसमें। तो पहला मैनेजमेंट का पहला पार्ट होता है सबसे पहले, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप जो शॉक होता है हाइपोवोलुमिक शॉक होता है, हाइपोवोलुमिक। ठीक है, तो एनएस का बोलस देते हैं, फ्लूइड बोलस देते हैं। तो न्यूनेट में क्या वही बोलस होता है 10 ml पर केजी। ठीक है, न्यूनेट में बोलस क्या होता है 10 ml पर केजी, और इसको देते कितनी देर में है 30 मिनट में, हाफ आवर में। ठीक है, यही चिल्ड्रन और एडल्ट में हो जाता है 20 ml पर केजी, 20 ml पर केजी से देते हैं। मान लीजिए न्यूनेट का एवरेज वेट एक 3 kg का न्यूनेट है, और चिल्ड्रन हम ले लेते हैं 10 kg का। ठीक है, तो अगर हम 10 से तो क्या हो जाएगा 30 ml उसको 30 मिनट में देना है। ठीक है, अगर ये चिल्ड्रन है तो 20 दहम्मा 200 ml इसको देंगे 20 मिनट में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस चिल्ड्रन में, एडल्ट में 20 ml पर केजी से 20 मिनट में, यहाँ 10 ml पर केजी से 30 मिनट में। जो न्यूबॉर्न में मैक्सिमम बोलस दे सकते हैं 2 बोलस, यानी 10 ml पर केजी से एक दिए, दूसरा 10 ml पर केजी से दिए, ये भी 30 मिनट में ही देंगे। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया 30, और टोटल कभी कभी लिखा है 20 ml पर केजी, दोनों को जोड़ के ओवर 1 आवर। ठीक है, अगर यहीं पे इम्प्रूवमेंट हो गया शॉक में पहले बोलस के बाद, तो दूसरा बोलस हमको देने की जरूरत नहीं है। अगर पहले में 30 मिनट बाद फिर से हम एसेस किए, शॉक परसिस्ट कर रहा है, तो हम इसको सेकेंड बोलस देंगे। ठीक है, सेकेंड बोलस के बाद इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 20 मिनट में फिर से एसेस किए, नहीं हुआ तो 20 ml पर केजी से आप एनएस की जगह आरएल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन और बर्न में आरएल प्रेफर किया जाता है, शॉक में एनएस प्रेफर किया जाता है, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, 20 से ओवर 20 मिनट, इससे भी नहीं इंप्रूव हुआ, फिर से 20 ml पर केजी से 20 मिनट, 60 मिनट हो गया, टोटल 60 मिनट हो गया, लेकिन बोलस कितने हुए 3 हो गए। ठीक है, तो टोटल यहाँ देखो कितना हो जाए 20 20 20 60, 60 ml पर केजी ओवर 1 आवर। ठीक है, टोटल। तो इसको इसलिए बोलते हैं रूल ऑफ 20, चिल्ड्रन या एडल्ट के लिए रूल ऑफ 20। ठीक है, 20 मिनट में, 20 से 20 मिनट में, और 3 बोलस देते हैं। यहाँ पे ध्यान दें 10 ml पर केजी से देते हैं, 30 मिनट में देते हैं 2 ही बोलस, लेकिन टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे कितना हो गया 60 मिनट।
60 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 1 आवर। इसलिए जैसे न्यूनेट में न्यूनेटल रेसिस्टेंस एनआरपी के लिए बोलते हैं गोल्डन मिनट। अगर आपने 1 मिनट के अंदर बच्चे को न्यूनेट को रिससिटेट कर लिया तो उसमें लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या पेरीनेटल एस्पेक्सिया डिलेड क्राई वाली जो हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी वाला फीचर होता है वो नहीं आता है, इसलिए उसको बोलते हैं गोल्डन मिनट। वैसे इसको शॉक के मैनेजमेंट बोलते हैं गोल्डन आवर। फर्स्ट आवर्स को गोल्डन आवर्स। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट कर लिए उसका शॉक का, तो बच्चे में या एडल्ट में लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होगा। आपकी किडनी बच जाएगी, आपका ब्रेन बच जाएगा, जीआईटी, लंग्स, कार्डियक सारे सिस्टम इंटेक्ट रहेंगे अगर आपने फ्लूइड से मैनेजमेंट। इसलिए 1 घंटे में फ्लूइड दे, चाहे न्यूनेट में भी 1 घंटे से बस 10 ml पर केजी से देते हैं 30 मिनट में, 10 ml पर केजी 30 मिनट, 2 ही बोलर देते हैं। अगर डिफरेंस पूछा जाए दोनों में तो 10 से देते हैं, यहाँ 20 से देते हैं, यहाँ 30 मिनट में देते हैं, यहाँ 20 मिनट में, यहाँ मैक्सिमम 2 बोलर देते हैं, यहाँ मैक्सिमम 3 बोलर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये तुम्हारा होता है गोल्डन आवर्स, शॉक मैनेजमेंट का गोल्डन आवर्स, पहला घंटा। इतनी चीज अच्छे समझ में आई, किसी कोई डाउट? ठीक है। अब अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस डोपा होता है। ठीक है, सेकंड फिर हम डोबटा जाते हैं। उसके बाद एडीआर और नारेट टर्म डिपेंड करता है वार्म शॉक है कि कोल्ड शॉक है। अगर वार्म शॉक है तो ये सेप्टिक शॉक, और सेप्टिक शॉक का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, नॉरेट होता है। और अगर कोल्ड शॉक है तो उसके लिए क्या देंगे, एडीआर। क्यों देंगे वो हम कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे। अब यहाँ पे देखो न्यूनेट में 2 पॉसिबिलिटी है। न्यूनेट में हम याद करते हैं 2 पी। एक पी से होता प्रीटर्म, प्रीटर्म या पेरीनेटल एस्पेक्सिया है। अगर पेरीनेटल एस्पेक्सिया, प्रीटर्म में स्पेशली एक्सट्रीमली प्रीटर्म, अगर प्रीटर्म बेबी है, प्रीटर्म या पेरीनेटल एस्पेक्सिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों में कॉमन फीचर मिलते हैं, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। ठीक है, चूंकि डोबुटामिन कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, आपने फार्मा पढ़ा होगा, डोबुटामिन कार्डियो, तो इन 2 कंडीशनों में फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस हो जाता है डोबुटामिन। ये हम न्यूनेट की बात करें, न्यूनेट में केवल 2 ही कंडीशन है, लेकिन खास बात है हमारे पास जो न्यूनेट एडमिट होते हैं उनमें से मैक्सिमम 30 to 40% क्या होते हैं, पेरीनेटल एस्पेक्सिया वाले होते हैं, और दूसरे जो होते हैं प्रीटर्म वाले होते हैं। जो हमारे पास मैक्सिमम देखेंगे आप आईसीयू में, न्यूनेटल आईसीयू में, तो लगभग ये 70-80% कवर करता है ये दोनों। इसलिए एक वर्ड लिखा रहता है कि न्यूनेट में फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस डोबुटामिन। एक्चुअली में एक कंडीशनल है, लेकिन जो हमारे यहाँ एडमिट ही होते हैं वो पेरीनेटल एस्पेक्सिया, किसी भी आईसीयू में पेरीनेटल एस्पेक्सिया या प्रीटर्म में नॉर्मल टर्म है तो उसको मदर के पास ट्रीट कराएंगे, नॉर्मल टर्म में दिक्कत या वो डिलीट कराई हुआ तो पेरीनेटल एस्पेक्सिया हुआ। तो 2 कंडीशनों में, इसलिए हम बोलते हैं न्यूनेट में फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस क्या हुआ, डोबुटामिन। दूसरा डिफरेंस, अगर ये चिल्ड्रन एडल्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस क्या होता है, डोपामिन, यहाँ पे डोपा होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, हमने पढ़ाया था स्कॉर्पियन बाइट। स्कॉर्पियन बाइट में भी मायोकार्डाइटिस होता है, तो वहां पे आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस क्या हो जाता है, डोबुटामिन, वहां पे डोबटा होगा। अगर स्कॉर्पियन बाइट है, वहां पे शॉक में जा रहा पेशेंट, तो वहां पे कार्डियो, एक्चुअली जो स्कॉर्पियन बाइट में शॉक होता है वो कार्डियोजेनिक शॉक ही होता है, तो वहां पे डोबुटामिन फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस। लेकिन स्कॉर्पियन बाइट के पेशेंट बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही रेयर है, तो यहाँ पे इसमें कोई फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस। एक्चुअली में न्यूनेट में भी अदर कंडीशन में फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस डोबुटामिन ही है, लेकिन चूंकि ये एरिया ही कवर करता है 80%, तो इन 2 पी में डोबटा। तो फर्स्ट, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या हुआ कि न्यूनेट में फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस डोबुटामिन हो जाता है, और चिल्ड्रन या एडल्ट में फर्स्ट आइनोट्रॉप ऑफ चॉइस डोपामिन हो जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपने अब स्टार्ट कैसे करते हैं, 5 माइक्रोग्राम, यहाँ ध्यान देना, 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से इसका इन्फ्यूजन देते हैं, कंटिन्यूअस चलता रहता है आईवी इन्फ्यूजन। तो जहां भी कोई इन्फ्यूजन आएगा तो वहां एक रेट आए, जहां रेट आएगा वहां पे समय होगा, जैसे मिनट आवर्स, इस तरह का। जैसे मैंने इंसुलिन इन्फ्यूजन का भी बताया, अगर आपने डीके वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो ये 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बेसिक रूल होता है 5 से स्टार्ट करिए, नहीं हुआ तो 10 करिए, 10 के बाद 15। कुछ बुक कहती हैं कि 15 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम लोग बहुत सारी बुक कहते हैं 20, तो 20 तक जाते हैं। अगर हम एक आयोट्राप, जैसे मैंने डोपामीन स्टार्ट किए, 5, 10, 15, 20 के बाद भी शॉक इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और ये हम हर आधे घंटा, वही मतलब आधे घंटे में असेस करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, आधे घंटे में असेस करें, क्योंकि हमने बोला है शॉक का फर्स्ट मिनट गोल्डन, वो आप तो लॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पे डीकम्पन, अगर कोई शॉक में आयोट्राप देने पड़ रहा है, इसका मतलब वो डीकम्पन स्टेट की तरफ जा रहा है, ठीक है, डीकम्पन। और आपको इरिवर्सिबल स्टेज में नहीं जाने देना है, जो शॉक का थर्ड स्टेज इरिवर्सिबल, अगर वहां पे चला गया तो कहते हैं मरना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, और सॉरी, बचना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो लगभग 80-90% का इरिवर्सिबल शॉक में चला गया। तो बेसिक हमारा मतलब होता है, अगर कायदे से तो हमको कंपनसेटेड स्टेज में ही मैनेज कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें नहीं होगा तो अनकंपनसेटेड स्टेज में तो मैनेजमेंट कर ही लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए शॉक, और शॉक में मोर्टेलिटी बहुत हाई होता है। आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं 2 ही उससे होते हैं। हम लोग जो डेथ सर्टिफिकेट देते हैं उसमें लिखते हैं कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, कार्डियो पल्मोनरी। तो कार्डियो में क्या होता है, शॉक, शॉक में जाके मरता है। पल्मोनरी अरेस्ट में रेस्पिरेटरी फेल्योर, इसीलिए हम सबके काज ऑफ डेथ में लिखते हैं कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। तो हमें बेसिकली आईसीयू में इसी 2 से बचाना होता है, ठीक है। तो शॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हो गया, अब इससे काम नहीं बना तो आप नेक्स्ट आयोट्राप पे जाएंगे, डोबुटामीन, वही होगा 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से। नहीं इंप्रूवमेंट हुआ 10, नहीं इंप्रूवमेंट हुआ 15, नहीं इंप्रूवमेंट हुआ 20, ठीक है। अगर इन दोनों को देने के बाद, हाँ, इसको अगर फ्लूइड, जैसे यहाँ पे आपने दोनों बोलर दे दिया, इसको या यहाँ पे इसको, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे फ्लूइड रेफ्रैक्टरी शॉक। अगर आपने 1 घंटे का फ्लूइड, मतलब 10 ml इससे दे दिया, 10 ml इसको, तो यहाँ बोलेंगे फ्लूइड रेफ्रैक्टरी शॉक, यानी फ्लूइड से इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अगर चिल्ड्रन है या एडल्ट है तो उसके लिए 20-20-60 तो 1 घंटा यहाँ दे दिए, तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे 3 बोलर देने के बाद बोलेंगे फ्लूइड रेफ्रैक्टरी शॉक, ठीक है। अगर आपने डोपामीन भी दे दिया, ठीक है, डोबुटामीन भी दे दिया, इसके बाद भी 20 से भी दे 20 से, तो इसको बोलते हैं डोपामीन रेजिस्टेंट शॉक। क्या बोलेंगे, डोपामीन रेजिस्टेंट शॉक। तो तुम्हारे नीट पीजी में जो पूछा गया था कि डोपामीन रेजिस्टेंट का शॉक, तो ऑप्शन में हर कोई यही टिक करेगा डोपामीन से। एक्चुअली में डोपामीन रेजिस्टेंट का शॉक क्या क्या मतलब है, डोपा प्लस डोप्टा दोनों से, ठीक है। लेकिन चूंकि जो वर्ड है वो क्या बता रहा है, ये क्या है, एक प्रकार का मिसनॉमर, मिसनॉमर ना, काम और नाम दोनों कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डोपा डोप्टा दोनों मैक्सिमम 20 तक होता है, दोनों से इसको बोलेंगे डोपामीन रेजिस्टेंट शॉक। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो, दोनों 20-20 से चले। फ्लूइड आप पूरा दे चुके हो, फ्लूइड रेफ्रैक्टरी हो गया, डोपामीन रेफ्रैक्टरी शॉक हो गया, या डोपामीन रेजिस्टेंट शॉक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वार्म शॉक है या कोल्ड शॉक। अगर आपने पेरिफेरी उसका टच किया, कोल्ड है, पल्स देखा, पल्स फीबल है, तो इसका मतलब ये कोल्ड शॉक है। अगर आपने पल्स छुआ, बच्चा शॉक में बीपी कम है, लेकिन पल्स उसकी बाउंडिंग पल्स है, टन इस पे मार रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बाउंडिंग पल्स मिलती है बच्चों में कभी कभी, ठीक है। तो अगर बाउंडिंग पल्स है, वार्म पेरिफेरी है, इसका मतलब ये वार्म शॉक है, ये सेप्टिक शॉक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन सा टाइप का शॉक है, ठीक है। वार्म, कोल्ड, ठीक है। अगर वार्म शॉक है तो यहाँ पे नार एड्रेनलिन, ठीक है। अगर कोल्ड शॉक है
तो एडीआर स्टार्ट करेंगे। दोनों एक साथ नहीं देते हैं, ठीक है। फ्लूट, डोपा, डोप्टा, ठीक है। अगर मान लो पेरिनेटल एस्फिक्सिया है तो पहले डोप्टा देंगे फिर डोपा देंगे, ऐसा नहीं डोपा नहीं देते उसमें, डोप्टा पहले देंगे फिर डोपा देंगे। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे देखो जो एडीआर का होता है वो 0.1 to 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है। यानी 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से स्टार्ट करेंगे, नहीं इम्प्रूव आधे घंटे 0.2 करेंगे, 0.3 करेंगे, 0.4 करेंगे, 0.5 करेंगे, 0.6 करेंगे, 0.7 करेंगे, 0.8 करेंगे, 0.9 करेंगे, 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है। एडीआर का जो होता है वो 0.05 to 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, लेकिन हम लोग एक्चुअली 0.1 से शुरुआत करते हैं। 0.1 दिए, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। बहुत सारे रेजिडेंट गलती करते हैं, उनको या 1 तक, उनको चाहे एडीआर भी 1 तक करते हैं, नॉरेट भी 1। अगर आप एडीआर 1 तक करेंगे तो उसका टैकीकार्डिया वाला फीचर ज्यादा आएगा, टैकीकार्डिया और होगा तो शॉक को मैनेज करने के बजाय शॉक को वर्सन करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप एडीआर दे रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक ही जाना है। अगर आप नॉरेट दे रहे हैं तो 1 तक जा सकते हैं, 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है। अगर इस दोनों को देने के बाद, दोनों को नहीं एक ही देते हैं, डिपेंड करता है कौन सा टाइप का है, समझ रहे हो ना। अगर मान लो कोल्ड शॉक है तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा, एनएस बोलस हुआ, डोपामिन, डोप्टामिन, एडीआर, ये 4। अब एडीआर तक देने के बाद अगर आपने पढ़ा होगा इसको क्या बोलते हैं, नॉरेट, एडीआर सबको मिला क्या होता है, कैटिकोलामिन, कैटिकोलामिन, ठीक है। कैटिकोलामिन का सिक्रीशन कहां से होता है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, ठीक है। इसीलिए शॉक में हम बताए थे जो कंपनसेटेड स्टेज था उसमें कंपनसेट कैसे करता है, तो 3 आर्गन की ब्लड सप्लाई प्रिजर्व करता है। एक ब्रेन क्योंकि सुप्रीम पावर यही है, दूसरा कार्डियक हार्ट सब कुछ वो काम कर रहा है, तीसरा एड्रिनल मेडुला क्योंकि सब कुछ तो वही कंट्रोल है, सारे आर्गन तो वही, अगर उसकी ब्लड सप्लाई कम है तो उससे रिलीज कम, ना डोपा निकलेगा, डोप्टा निकलेगा, एडीआर नॉरेट निकलेगा नहीं, ठीक है। अगर एडीआर या अगर वार्म शॉक है तो नॉरेट या कोल्ड शॉक है, एडीआर देने के बाद भी शॉक नहीं इम्प्रूव तो इसको बोलते हैं कैटिकोलामिन रेजिस्टेंट शॉक। तो अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन आते हैं कैटिकोलामिन रेजिस्टेंट शॉक का मतलब क्या हुआ, फ्लूइड्स से काम नहीं बना, डोपा से काम नहीं बना, डोप्टा से, कैटिकोलामिन, ये नहीं सीधा एडीआर से। ऑप्शन में हो सकता तुमको एडीआर दिया है, एडीआर से नहीं काम किया, नॉरेट दिया है तो नहीं, सीक्वेंस में आना है, ठीक है। फ्लूइड से नहीं काम बना, डोपामिन से काम नहीं, डोप्टा से नहीं किया, आपने एडीआर भी दे दिया। ये चारों देने के बाद तो जिस ऑप्शन में चारों होगा, ये एक एक चीज समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका हर आईसीयू में, आप मेडिसिन में जाएंगे, एनेस्थीसिया में जाएंगे, शॉक एक ऐसी चीज है जो यही प्रोटोकॉल है, ठीक है। एडल्ट का तो कोई प्रोटोकॉल, वहां पे तो एक एनएस टांग दो, सीधा एक एनएस टांग दो, वो आधा घंटा में चल रहा है कोई नहीं। लेकिन हमारे चूंकि बहुत वेरियस बेड का वो इशू था ना, छोटा इतना बड़ा बच्चा इतना, तो हमारे यहाँ फ्लूइड का एक एमएल का हिसाब होता है। न्यूनेट में तो बहुत ज्यादा ही हम लोग, जहाँ फ्लूइड ज्यादा करते हैं उसकी आई स्वेलिंग हो जाए, सूजन होने लगी, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएंगे, तो फ्लूइड ओवरलोड को भी मैनेज करना होता है। हाँ, यहाँ पे हमने एक चीज बताया नहीं, जो न्यूनेट में फ्लूइड ओवरलोड साइन कैसे देखते हैं, ठीक है। न्यूनेट में हम वहां पे फर्स्ट वीडियो में इसको समझाए हुए हैं। न्यूनेट में फ्लूइड ओवरलोड साइन कैसे करेंगे, अगर फ्लूइड ओवरलोड होगा तो कार्डियक मतलब हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट में प्रेशर बढ़ेगा जिसके कारण वो सीएचएफ में जाएगा तो पल्मोनरी इडिमा बढ़ेगा, पल्मोनरी इडिमा हो तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी न्यूनेट में मॉनिटरिंग करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं और क्या देखते हैं, हार्ट रेट, टैकीकार्डिया भी होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट, अगर रेस्पिरेटरी रेट 5 बीट पर मिनट या उससे ज्यादा बढ़ गया, या हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट से ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब आपका मैनेजमेंट वर्स कर रहा है, ठीक है। जबकि हम चिल्ड्रन और एडल्ट में फ्लूइड ओवरलोड साइन क्या देखते हैं, उसमें कैसे देखते हैं, उसमें हम देखें बेसल क्रेप्स, बेसल जैसे क्रेप्स तो निमोनिया में मिलते हैं, लेकिन निमोनिया पैच हो सकता है यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ पे होगा, वहां पे लोकलाइज मिलेगा और कोर्स क्रेपिटेशन मिलता है। लेकिन अगर जैसे पेशेंट लेटा हुआ है, अगर ऐसे लेटा हुआ तो ये बेस हुआ, अगर ऐसे खड़ा हुआ तो ये हुआ, तो जैसे
फ्लूड कहीं भी होगा तो ग्रेविटी के कारण सबसे नीचे होगा। तो आप जब स्टेथो से यहाँ करेंगे तो बहुत फाइन बेसल क्रेप्स मिले, फाइन, इसका मतलब उसको फ्लूड ओवरलोड हो रहा है। और पल्मोनरी इडिमा अगर 50% से ज्यादा लंग्स इन्वॉल्व हो गया तो बहुत ही ज्यादा हाई मोर्टेलिटी। तो आपको फ्लूड ओवरलोड भी देखना है ये चीज। और दूसरा, अगर फ्लूड ओवरलोड बढ़ेगा, पेशेंट सेचअप में जाएगा तो एक चीज क्या होता है, हिपैटोमीगेली। बैक फ्लो से राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो हिपैटोमीगेली मिलता है ना, सेचअप का फीचर पड़े हुए हिपैटोमीगेली। तो टेंडर हिपैटोमीगेली मिल सकता है, लेकिन क्योंकि इतना कम समय में फ्लूड ओवरलोड तो टेंडर नहीं मिलता, लेकिन हिपैटोमीगेली। तो हम बड़े बच्चों या एडल्ट में क्या फ्लूड ओवरलोड साइन को मॉनिटर करते हैं, कैसे करते हैं? एक तो उसका लीवर देखेंगे, लीवर स्पेन देखेंगे, और दूसरा बेसल क्रेफ्ट देखेंगे। अब एक चीज, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे कि अगर किसी को क्या, मान लो किसी का लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर बढ़ा, हिपैटोमीगेली है, तो उसको फ्लूड देना चाहिए। हाँ, अच्छा ये चीज हम मान लो जैसे पहला 20 ml पर केजी से बोलर देंगे, उसके बाद भी देखेंगे, 20 ml से अगला देंगे, हर के साथ देखेंगे, ये नहीं आप देते देते चले गए, ठीक है। अगर पहला 20 ml पर केजी देने के बाद ही उसे बेसल क्रेप्स आ गया या हिपैटोमीगेली आ गया तो फ्लूड स्टॉप करके सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे, डोपा से स्टार्ट करेंगे, आइनोट्रॉपिक मैनेजमेंट करेंगे, फ्लूड एक ही देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है, किसी को हिपैटोमीगेली है तो उसको क्या बोलस देंगे कि नहीं देंगे? आपने आया एग्जामिनेशन किया, हिपैटोमीगेली है, तो मैंने कहा एक वर्ड बोला, फ्लूड ओवरलोड के साइन देखना है, उसको हिपैटोमीगेली पहले से है, आपने यहाँ किया, उसका लीवर स्पेन मार्क किया, यहाँ पे है, इंटरकास्टल स्पेस से 3 सेंटीमीटर मान लो नीचे है, 3 फिंगर नीचे है, उसको पहले से हिपैटोमीगेली, लेकिन वो फ्लूड के कारण नहीं, आपने तो फ्लूड दिया नहीं। अगर फ्लूड देने के बाद सेम वहीं पे है, उसका हिपैटोमीगेली बढ़ा नहीं, इसका मतलब फ्लूड के कारण नहीं, पहले से है, अगला बोलस देंगे, फिर से आपने मीडियट किया, फिर यहीं पे अगर फ्लूड देने के बाद उसका हिपैटोमीगेली और बढ़ गया तब आप फ्लूड नहीं देंगे। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री देता है कि एक बच्चा है, ऐसा ऐसा है, उसका हिपैटोमीगेली इतना सेंटीमीटर है, क्या फ्लूड देंगे? तो नहीं। तो सबको याद है हिपैटोमीगेली देखते नहीं, वो फ्लूड ओवरलोडेड के कारण नहीं, उसको ऑलरेडी हिपैटोमीगेली है, वहां पे कंट्राइंडिकेशन नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। और अगर किसी को मान लो यहाँ पे क्रेप्स आ रहा है तो इसीलिए ये तो निमोनिया कारण होगा। अगर किसी को फ्लूड होगा, ग्रेविटी कारण नीचे, अगर लेटा है पेशेंट ऐसे तो नीचे होगा, अगर मान लो बैठा पेशेंट हो तो यहाँ होगा। तो इसका मतलब बेसल फाइन बेसल क्रेप्स पल्मोनरी एडिमा को इंडिकेट करता है। तो हमें देखना, इसीलिए जब भी हम शॉक के पेशेंट के लिए देखते हैं तो हम स्टेथो सबसे बेस में लगाते हैं कि यहाँ पे क्रेप्स आ रहा है कि नहीं। अब जब यहाँ पे आ गया तो हम इसको बढ़ाते जाते कहाँ तक पहुंचा है। अगर जितना ज्यादा ऊपर तक पहुंचा उतना ज्यादा पल्मोनरी एडिमा, यानी पेशेंट की प्रोग्नोसिस उतने ही ज्यादा खराब होने वाली, यानी मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम शॉक के ओवर मैनेजमेंट या फ्लूड ओवरलोड के कारण मरते, देखो हिपैटोमीगेली कारण एक फ्लूड इंडिकेशन देता है ओवरलोड, लेकिन मरेगा नहीं, मरेगा तुम्हारा पल्मोनरी एडिमा के कारण। तो पल्मोनरी एडिमा पे ज्यादा ओवर कॉन्शियस होना है, ठीक है। देखना, इससे हम साइन पता कर लेंगे फ्लूड ओवर। हालांकि पेरिऑर्बिटल पफनेस होगा, बॉडी में भी स्वेलिंग हो रही होगी, सूजन तो दिख जाता है। तो हमें शॉक के जब फ्लूड से मैनेजमेंट करते तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लूड ओवरलोड के साइन देखना होता है। तो हम कहां तक पहुंच गए? कैटिकुलर मीन रजिस्टर्ड शॉक, ठीक है। अब आप सब कुछ दे चुके हैं, लास्ट में जो रामबाण थेरेपी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। एक्चुअली हाइड्रोकॉर्टिसोन करता क्या है, जैसे ये टारगेट सेल है, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर है, यहाँ पे रिसेप्टर, तो चाहे डोपा हुआ, चाहे डोबुटा हुआ, चाहे एडीआर हुआ, सारी ड्रग्स, सारी मेडिकेशन एक रिसेप्टर पे काम करती है, रिसेप्टर। और जैसे एक चीज होता है ना कि आप एक ही खाना बार बार खा रहे हैं तो फिर मन नहीं लगता है, इसे क्या बोलते हैं? डिसेंसिटाइजेशन, रिसेप्टर का डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। तो बार बार कंटिन्यूअस चल रहा है तो ये डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या करता है, इसी जो डिसेंसिटाइज रिसेप्टर है उसको रीसेंसिटाइजेशन करता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। और दूसरा क्या था, ये क्या करता है, क्या है, एक प्रकार का कार्टिकोस्टेरॉइड है, तो ये क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया में है, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है तो बॉडी के किसी आर्गन को काम करने के लिए शुगर चाहिए, फंक्शन करने के लिए शुगर चाहिए। अगर शुगर ही नहीं तो दूसरा एक काम करता है, अगर मान लो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण शॉक में जा रहा है
तो उसको भी करेक्ट करेगा, समझिएगा। तो हाइड्रोकार्टिसोन तो हम क्या करते हैं, हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है, पर्सनली जब डोपा ही 20 से चला गया और इसको हम 10 तक देना पड़ा दूसरा हाइड्रोट्रॉप, हम यहीं पे हाइड्रोकार्टिसोन ऐड कर देते हैं, एडीआर उसमें नहीं जाते हैं। अगर रिसेप्टर की प्रॉब्लम, अगर हम सब कुछ सही दे रहे हैं तो भाई इफेक्ट तो यहीं से आ जाना चाहिए। अगर तो हम क्यों वहां तक जाएं। तो मैं पर्सनली ऐसा कहता हूं, हाइड्रोकार्टिसोन कभी कभी तो मैं 20 से डोपा जा रहा है तभी दे देता हूँ, और जो शाक यहाँ से आते आते नहीं इंप्रूव हो रहा, जैसे हाइड्रोकार्ट देते हैं 3 घंटे में वो शाक बढ़िया इंप्रूवमेंट होने लगता है। अब इससे फायदा क्या है, आप ये प्रोसेस आएंगे ये, तो आपको जब बैक हुआ हाइड्रोट्रॉप स्टॉप भी तो करेंगे। जब आप उसको, अगर आप एडीआर 0.5 पे गए हैं तो स्टॉप कैसे करेंगे, 0.4, 0.3, 0.2, ठीक है, 0.1, 0.5, उसके बाद एडीआर स्टॉप के, फिर आप डोबुटा 20 से गए 20, 15, 10, 5, ये रिवर्सल प्रोसेस आएंगे। अब आप यहाँ तक, फिर अब फ्लूट तो आप रिवर्सल नहीं कर पाएंगे ना, फ्लूट तो ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ तक रिवर्सल, तो आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट। इससे क्या होगा, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा, ठीक है, आप ज्यादा ड्रग यूज कर रहे हो, हॉस्पिटल पे बर्डन होगा, समाज पे बर्डन होगा, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होगा, अगर आपको यहीं से रिवर्सल कर दिए तो पेशेंट जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। हो सकता है जो पेशेंट 4 दिन में इंप्रूव और 2 दिन में इंप्रूव हो जाए, बात समझे। तो नियोनेट में कहीं कहीं कुछ भी मेंशन भी करती हैं कि आप डोपा के बाद ही आप हाइड्रोकार्टिसोन दे सकते हैं। मैं पर्सनली करता हूं ऐसा, मतलब यहाँ पे भी और अपने जहाँ भी काम किया हूँ कभी कभी, और कभी कभी अगर ये चल रहा है यहाँ तक नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऐड करना है, अगर यहाँ तक पूरा कर दिए तो करना है। तो हाइड्रोकार्टिसोन काम कैसे करता है, रीसेंसिटाइज करता है रिसेप्टर का। तो पहले से वो डोपा सबके, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डोपा का रिसेप्टर और एडीआर का अलग अलग है, ठीक है। रिसेप्टर आपने फार्मा में पढ़े होंगे, कुछ कॉमन भी है, ठीक है। तो अब जो रिसेप्टर, सारे रिसेप्टर को ये रीसेंसिटाइज करता है। अगर हाइड्रोकार्टिसोन से भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसको क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्टरी शॉक। मैंने वहां जो बोला था फ्लूड रेफ्रैक्टरी था, उसके बाद डोपामिन रेजिस्टेंट था, ध्यान देना वर्ड पे, डोपामिन रेजिस्टेंट, कैटेक्युलामिन रेजिस्टेंट शॉक था। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, रेफ्रैक्टरी शॉक, ठीक है। अब रेफ्रैक्टरी शॉक हो गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेफ्रैक्टरी शॉक। डिफिनीशन मैंने बता दिया, आपने फ्लूड दे दिया, डोपा दे दिया, डोप्टा दे दिया, एडीआर दे दिया, हाइड्रोकार्ट भी दे दिया। अगर इन सब के बाद भी शॉक नहीं इंप्रूवमेंट हुआ तो एक चीज पता, फ्लूड रेफ्रैक्टरी शॉक के क्या काजेज हो सकते हैं। तो इसमें 2 T हैं, 2 H हैं और 2 A हैं, ठीक है। 2 T हैं, 2 H हैं, 2, तो 6 इंपॉर्टेंट काज हैं फ्लूड रेफ्रैक्टरी शॉक के। पहला टी है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। दूसरा टी है यहाँ पे टी टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट। अगर किसी को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, आप कुछ भी करो इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को कार्डियक टेम्पोनेट, अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो उसके लिए क्या करना होगा, वाइड बोर निडिल लेंगे, सेकंड इंटरकास्टल स्पेस में डालेंगे। ध्यान देना, वाइड बोर निडिल जो है सेकंड इंटरकास्टल स्पेस, लेकिन अगर आईसीटी डालेंगे तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में भी 5th इंटरकास्टल स्पेस में ही डालते हैं, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। जो निडिल थ्रोकोटॉमी करते हैं वो सेकंड इंटरकास्टल, जितनी वाइड बोर तो जितना मोटा डालो ताकि जितनी जल्दी हवा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स मोटालिटी बहुत हाई होती है। अगर कार्डियक टेम्पोनेट है तो यूएसजी गाइडेड पेरिकार्डियो सेंटेसिस करना है आपको, यूएसजी गाइडेड पेरिकार्डियो सेंटेसिस करना है, क्योंकि वो हार्ट को पूरा कंप्रेस किया हुआ, हार्ट काम ही नहीं कर पाएगा, हार्ट ही तो सब कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस काज को, जो भी काज है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया है तो बॉडी के किसी भी आर्गन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगा, जैसे बॉडी, ब्रेन केवल और केवल शुगर का यूज करता है, जो हमारा हार्ट है वो फैटी एसिड का यूज करता है। नहीं पता है तो बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, फैटी एसिड का यूज करता है, एक्सक्लूसिवली फैटी एसिड का होता। अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं होता तो कीटोन बॉडी का यूज करने लगता, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया तो ब्रेन काम करेगा सही से, नहीं काम करे तो ब्रेन ही तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और भी जो आर्गन है वो भी, तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तब भी आप कितना भी, इसीलिए बहुत सारा साफ नहीं होगा तो उसको हम शुगर करवाते, बच्चे का आरबीएस करो, आरबीएस कम है या ग्लूकोज, या हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता तो सीधा इसको
D10 दे दो, D10 देखने के बाद, तो D10 देने के बाद बहुत अच्छे से इंप्रूव करते हैं। अगर मान लो हमारे पास डिले हो रहा है तो, नहीं तो आरबीएस करा के अगर हाइपोग्लाइसेमिया में आ रहा है तो हम उसका मैनेज करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, जितनी भी ब्लड प्रेशर की टोन कौन मेंटेन करता है? कैल्शियम। अगर कैल्शियम ही नहीं है, ब्लड प्रेशर की टोन ही नहीं मेंटेन करेगा तो क्या ब्लड फ्लो स्पीड में होगा? पूरी बॉडी को सप्लाई। शॉक का डिफिनेशन हमने क्या बताया था? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन इन्हीं का शॉक है। और टिश्यू परफ्यूजन में क्या क्या ले जाता है? ब्लड ले जाता है, न्यूट्रिएंट ले जाता है। न्यूट्रिएंट में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये ले जाता है, और ब्लड में आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ये ले जाता है ना। तो अगर परफ्यूजन कम होगा तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। एनीमिया, अगर ऑक्सीजन ले जाने वाला ही कम है तो आप ऑक्सीजन कितना भी दो, अल्टीमेटली शॉक में हाइपोक्सिया होता है ना, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा अगर, तो एनीमिया है, हीमोग्लोबिन है नहीं, वो ऑक्सीजन को ले ही नहीं जा पा रही, तो एनीमिया। अगर एनीमिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होगा, एनीमिया का करेक्शन करना होगा। अगर एसिडोसिस होगा तो एसिडोसिस क्यों? एसिडोसिस इतना, देखो एल्कलोसिस भी होता है, एसिडोसिस होता है, लेकिन एल्कलोसिस उतना डेंजरस नहीं होता है। एसिडोसिस जब भी कहीं किसी पेशेंट को एसिडोसिस हो तो इतना कॉन्शियस क्यों? क्योंकि किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए नॉर्मल पीएच की जरूरत होती है। अगर पीएच कम होगा तो सारे एंजाइम, एसिडोसिस में सारे एंजाइम नॉन फंक्शनल होते हैं। और हमारी बॉडी सिस्टम पूरा काम कैसे कर रहा है? एंजाइम, जितने भी रिएक्शन होते हैं सब एक चीज वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। इसलिए फ्लूइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले फ्लूइड देते हैं। सारे रिएक्शन बॉडी में वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। जो ग्राउंड सब्सटेंस है रिएक्शन के लिए, चाहे क्रेब्स साइकिल हुआ, ग्लाइकोल, सब वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। तो इसलिए फ्लूइड बहुत जरूरी है। दूसरा, एक नॉर्मल पीएच पे अगर एसिडोसिस हुआ तो एंजाइम नहीं काम करेंगे, एंजाइम नहीं काम करे तो कोई ऑर्गन नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे तो ये 6 काज हैं जो है। अगर एसिडोसिस है तो इसके करेक्शन के लिए क्या करोगे? एक तो मान लो काज इसका है, मान लो डिहाइड्रेशन के कारण है, रीनल फेल्योर के कारण, उसको करेक्शन करेंगे। और दूसरा, एसिडोसिस करेक्शन के लिए क्या देते हैं? सोडा बाई कार्बोनेट देते हैं, जैसा कि हम एसिड बेस में डिस्कस किए हैं, ठीक है, एसिड बेस डिसऑर्डर में, ठीक है। तो ये 6 काज हैं जो आपको रेफ्रैक्टरी शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब शॉक से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें जो तुम्हारे काम की चीजें हैं, अब इस चीज से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे नीट पीजी के, और तुम्हारे आईसीयू में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करना 1-2 पेशेंट जाके शॉक का देखना, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करना। पहला फर्स्ट पार्ट देखना, उसके बाद दूसरा पार्ट सीक्वेंस में देखोगे तो अच्छे से समझ में आए। कोई डाउट है तो वेलकम है, आप चैनल पे कमेंट कर सकते हो और या आप क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।